नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, सेमिस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र क्रमांक 12, हिंदी आलोचना। इकाई 1 के अंतर्गत आज हम आलोचक के गुण देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। इकाई 1 जिसमें हमने अब तक देखा आलोचना का स्वरूप एवं आलोचना का उद्देश्य। आज हम आलोचक के गुण देखने वाले हैं और अगली तासिका में हम आलोचना और अनुसंधान किसे कहा जाता है इस बात की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आलोचक के गुण। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने आलोचना यह महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी हुई है। इसकी आलोचना करने वाला व्यक्ति वह भी उतना ही सजग, उतना ही वह सहृदय, उतना ही वह प्रतिभावान होना आवश्यक माना है। इसलिए आलोचना करने से पूर्व आलोचक आलोचना करने वाले व्यक्ति में कुछ गुणों का होना महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। विद्वानों ने यही बताया हुआ है। भारतीय साहित्य में कवियों के आलोचन एवं परीक्षण के संदर्भ बहुत पुराने समय से ही मिल जाते हैं। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा के एक स्थल पर संकेत मिलता है कि तत्र यथा सुखमासीन काव्य गोष्ठी प्रवर्तयेत भावयेत परीक्षिते, अर्थात राजा सभा मंडप में आनंद पूर्वक बैठा हुआ काव्य गोष्ठी का प्रारंभ कराए, कवियों की कृतियों का भावन करे तथा उसका परीक्षण कराए। यहाँ पर पुराने समय से ही राजा अपने दरबार में अगर काव्य गोष्ठी कराते हैं तो वह उस कृति का आनंद भी ले और अन्य लोगों से उसका परीक्षण भी कराए। यह परीक्षण कराने की बात प्राचीन समय से ही चली आई है। इसलिए यह परीक्षण करने वाले आलोचक ने कौन सी गुण अपनाने चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, वह महत्वपूर्ण बन जाता है। यह भावन का अर्थ इस प्रकार से लिया गया है कि आस्वादन एवं परीक्षण का अर्थ के रूप में। इस भावन तथा परीक्षण कार्य का दायित्व ही शास्त्रज्ञ भावक के ऊपर रहता था। आलोचक का अर्थ यहाँ भावक या सहृदय से लगाया गया है। इस परिभाषा में जो भावक शब्द आ गया है वह आलोचक के लिए भी है, क्योंकि भावक सहृदय व्यक्ति कि जो उन काव्य को ग्रंथ को अच्छे से समझता है और अभिव्यक्त भी कराता है। इस प्रकार से प्राचीन समय से ही भावक या आलोचक के लिए महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य पाठक आलोचक को काव्य का निरंतर अध्येता, उसका अनुशीलन करता एवं प्रयोक्ता बताया गया है। काव्य के संस्कारों से निसर्गत मंडित होना भारतीय भावक का मूल लक्षण भी माना गया है और पश्चिमी आलोचना शास्त्र में भी आलोचकों के गुणों को विशेष विवरण मिलता है। कुल मिलाकर आलोचक के कुछ महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है, वह इस प्रकार। पहला गुण महत्वपूर्ण है सहृदयता, दूसरा है विस्तृत ज्ञान, तीसरा निष्पक्षता, चार प्रेरणा दृष्टि, प्रतिभा, निर्णय क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल। हम अब एक एक गुणों को देखते हैं। सर्वप्रथम सहृदयता आ जाती है। समीक्षक का आवश्यक गुण है सहृदयता। कोई भी व्यक्ति बिना सहृदय हुए काव्य का रसास्वादन नहीं कर सकता। समीक्षक का कर्तव्य है कि
वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखना। यहाँ पर कृतिकार जिसने उस कृति की रचना की है वह जितना सहृदय होता है भाव और विचारों के अभिव्यक्ति में वह अपने आप को प्रस्तुत करता है, उतने ही स्तर का सहृदय समीक्षक होना चाहिए। तब जाकर वह उस कृति का मूल्यांकन सही दिशा में कर सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सहृदयता आ जाती है। हमने यह भी देखा है कुछ समीक्षक जो द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर भाव से प्रेरित होकर समीक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं और उनके द्वारा जो कृति का मूल्यांकन किया जाता है उसे वह उचित न्याय नहीं दे सकते। इसलिए सहृदयता इन सहृदयता यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंश कहा गया है। दूसरा गुण आवश्यक है विस्तृत ज्ञान। विस्तृत ज्ञान को ही बहुज्ञता कहा जाता है। यानी जब कोई साहित्यकार अपनी कृति लिखता है वह अपने निजी अनुभव से समाज में व्याप्त बुराई, अच्छाई या प्रेरणात्मक प्रसंगों को व्यक्त करता है। तब आलोचक के पास भी भौगोलिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, मानसशास्त्रीय ज्ञान, समाजशास्त्रीय ज्ञान अर्थात सभी शाखाओं का तर्कशास्त्र हो या गणित शास्त्र हो, जो ज्ञान उसके पास है वह विस्तृत होना चाहिए। तब जाकर वह कृति के सभी अंगों का निरीक्षण परीक्षण कर सकता है। अगर कोई साहित्यकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना साहित्य लिखता है और समीक्षक के पास मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो वह उसकी समीक्षा अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए विस्तृत ज्ञान होना महत्वपूर्ण आलोचक के दृष्टि से माना गया है। तीसरा गुण है निष्पक्षता। निष्पक्षता शब्द से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वह जो आलोचक है वह किसी भी पूर्वग्रह से दूषित न हो, वह अपने ज्ञान का आधार ही आगे बढ़ाने वाला न हो। वह कृति का जब मूल्यांकन कर रहा है तो स्पष्टता से उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इनको उजागर करे, न कि वह अच्छाइयों को ढक दे और बुराइयों को ही सामने लाए या बुराइयों को ही ढक दे और अच्छाइयों को सामने लाए। तो वहां पर उसका कार्य निष्पक्षता पूर्व नहीं कहा जाएगा। इसलिए निष्पक्षता या उसे ही तटस्थता यह शब्द भी प्रयोग पाश्चात्य विद्वानों ने किया हुआ है। दोनों का रूप यही है। जितना वह तटस्थ रहेगा साहित्यिक सुरुचि या संवेदनशीलता में वह उतना ही आगे बढ़ेगा और सामान्य पाठक तक वह उस कृति के मूल्य को लेकर जाएगा। इसलिए आलोचक कभी कभी अपनी निर्णायक भूमिका अपनाने लगते हैं उस समय वह निष्पक्ष रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला गुण है प्रेरणा दृष्टि। अर्थात यहाँ पर आलोचक का यह महत्वपूर्ण ही गुण माना जाएगा। वह बौद्धिक दृष्टिकोण से या विस्तृत ज्ञान से सहृदयता से बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है। तब वह अगर किसी नए रचनाकार की कृति का मूल्यांकन कर रहा है तो उस समय उसने उस नए रचनाकार को या कृति को प्रेरणा देने के दृष्टिकोण से भी उसका मूल्यांकन करना चाहिए, न कि वह नया रचनाकार अपनी कृति लेखन करना ही बंद कर दे। इसलिए प्रेरणा दृष्टि निर्माण हो, एक तो रचनाकार के दृष्टि से निर्माण हो, दूसरे जो पाठक वर्ग है वह भी उस कृति से कौन सा आनंद ले,
कौन सा रस ले, उनमें कौन सी प्रेरणा निर्माण हो, इसे भी वह उजागर करे। यानी यहाँ पर आलोचक की जो प्रेरणा दृष्टि है वो पाठक की दृष्टि से और रचनाकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वह किस प्रकार से इनमें उस दृष्टि का विकास करा रहा है। अगला गुण है प्रतिभा। प्रतिभा, जैसे हमने देखा है, प्रतिभा को अनन्य साधारण महत्व काव्य निर्माण में भी है। कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा, यह दो रूप प्रतिभा के महत्वपूर्ण माने हुए हैं। यहाँ पर वह प्रतिभा अध्ययन से प्राप्त होती है या उत्पत्ति द्वारा वह प्राप्त हो जाती है, यह संकेत हमें काव्य के निर्माण में देखे हुए है। वैसे ही प्रतिभा समीक्षक के लिए भी आवश्यक मानी गई है। जब प्रतिभा संपन्न व्यक्ति किसी कृति के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो वह मौलिक बन जाते हैं, वह मार्गदर्शन करने वाले बन जाते हैं। इसलिए प्रतिभा होना, काव्य की समीक्षा करने का वह एक गुण होना महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है निर्णय क्षमता। कई बार ऐसा देखा गया है कि महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में कोई एक मत देना कई बार कई समीक्षकों के लिए उलझन बन जाता है कि इस कृति में मौलिक क्या है। सब प्रकार के सभी बिंदुओं तो मौलिकता हुए धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बिंदु तो ऐसे हैं कि शायद उनको अगर हम समाज में प्रेषित कर दे तो कृति का मूल्यांकन ही गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आलोचक के पास निर्णय क्षमता होनी चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है और किसे समाज में प्रेषित करना है और किसे रोकना है। यह क्षमता भी, निर्णय की क्षमता भी आलोचक में होनी चाहिए। इस दृष्टि से उस आलोचक ने भी उस कृति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण बात आ जाती है अभिव्यक्ति कौशल। हाँ, लेखक, कवि, साहित्यकार अपनी शैली द्वारा, अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता द्वारा या प्रतिभा द्वारा जो भी वह अभिव्यक्त कर देता है वह तो एक स्तर की, ऊंचे स्तर की प्रतिभा ही होती है या साहित्य कृति भी होती है। आलोचक के पास भी वह कौशल होना चाहिए। उसने सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सही वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। कई बार तो यह हो जाता है कि आलोचक द्वारा प्रयुक्त वाक्यों से भी दोहरे तिहरे अर्थ भी निकल आते हैं, तो यहाँ पर गलतियां प्रारंभ हो जाती है। आलोचक के पास भी अभिव्यक्ति का कौशल्य उतने ही अच्छे स्तर का होना चाहिए, यह बात भी महत्वपूर्ण मानी गई है। इस प्रकार से आलोचक के यह कुछ गुण माने गए हैं, महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके साथ ही कुछ विद्वानों ने अलग अलग अपनी किताबों में गुण या महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार बताए हुए हैं कि आलोचक की अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। अर्थात अंतर्दृष्टि के अंतर्गत उसकी विशेषता बहुत कुछ जन्मजात कही जा सकती है, परंतु शिक्षा और अभ्यास आदि से समीक्षक में यह विशेषता विकसित हो सकती है और आलोचक अपनी इस विशेषता के कारण सच्ची समीक्षा में समर्थ हो सकता है। उसका कर्तव्य बन जाता है कि जो कवि द्वारा की गई जीवन अभिव्यक्ति को पाठकों तक पहुंचाए। और एक महत्वपूर्ण माना गया है कि मनोविज्ञान का ज्ञान, अर्थात हमने विस्तृत ज्ञान में यह भी देखा मनोविज्ञान का ज्ञान होना। और एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है शिक्षा। हमने शिक्षा के बारे में भी देख लिया कि वह जो निष्पक्षता है या समीक्षा करते नवीनतम ज्ञान की जो खोज है वो पाठक तक पहुंचाना, यह एक आलोचक का महत्वपूर्ण गुण होता है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम आलोचक के दृष्टि से बन गए हैं। वह इस प्रकार से बताए जाते हैं कि आलोचक अहंकारी न हो,
आलोचक को जीवन और प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। आलोचक रचनाकार के उद्देश्यों और प्रयोजनों को दृष्टि में रखकर ही उसकी आलोचना करे। आलोचक रचनाकार के जिन परिस्थितियों में रचना करता है, आलोचक को उन्हीं परिस्थितियों का ध्यान देते हुए या उनको समझते हुए अपनी आलोचना करनी चाहिए। आलोचक ने रचनाकार की संपूर्ण रचना का अध्ययन करने के बाद ही समीक्षा करनी चाहिए। आलोचक रचना के सभी अंगों की आलोचना करे। आलोचक को संयत दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। आलोचक को रचनाकार के व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर उसकी रचना की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचक को किसी से प्रभावित होकर किसी रचना की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। आलोचना के क्षेत्र में अनेक दल या गुट है, इसलिए आलोचक को हमेशा उनसे दूर भी रहना चाहिए। इन नियमों का अगर वह पालन करता है तो सर्वोत्कृष्ट रचना आलोचना वह कर पाएगा। इसी के साथ आलोचक के यह गुण महत्वपूर्ण बताए गए हैं और दूषित समीक्षा या आलोचना लापरवाही से भी न करे, यह भी बात यहाँ पर समझाई गई है। कुछ विद्वानों ने आलोचक आलोचना करते वक्त कौन कौन से सतर्कता बरतनी चाहिए, इन बातों को भी उजागर किया है। इस प्रकार से भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने आलोचक किस प्रकार से हो, वह आलोचना किस प्रकार करे, यह सब उजागर किया हुआ है। कई बार आलोचक की लापरवाही से आलोचना दूषित हो जाती है। रचनाकार के उद्देश्य से अपरिचित होना, आलोच्य रचना के एक एक अंग की ही आलोचना के आधार पर निर्णय देना, आलोचना करते समय किसी एक पक्ष पर ही दृष्टि रखना, गुटबंदी में पढ़कर आलोचना करना, अहम भाव और द्वेष से प्रेरित होकर आलोचना करना आदि आलोचना के दोष भी माने जाते हैं। इस प्रकार से आलोचक के पास सहृदयता, विस्तृत ज्ञान, निष्पक्षता, प्रेरणा दृष्टि, प्रतिभा, निर्णय क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल होना चाहिए। यह भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने बताए हुए महत्वपूर्ण गुण है और तब जाकर आलोचक अपनी आलोचना उत्कृष्ट कर सकता है या उसका स्तर जो है वह व्यापक होगा और पाठक और रचनाकार दोनों के प्रति वह न्याय कर सकता है। धन्यवाद।